हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे पुष्यभूति अथवा वर्धन वंश के बारे में। पुष्यभूति अथवा वर्धन वंश के एक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन, जो प्राचीन इतिहास का उत्तर भारत का एक शक्तिशाली सम्राट थे। हर्षवर्धन। थोड़ा सा हम पुष्यभूति वंश पर नज़र डालते हैं। पुष्यभूति वंश की बात करें तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और पुष्यभूति वंश का चौथा शासक जो था वह प्रभाकर वर्धन था। पुष्यभूति वंश के चौथे शासक प्रभाकर वर्धन थे और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक हर्षवर्धन और दूसरे राज्यवर्धन। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दो पुत्र थे। उनकी एक पुत्री थी राजश्री, एक पुत्री राजश्री थी और इन्होंने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के शासक गृहवर्मा के साथ किया था। अब चूँकि ये गुप्तोत्तर काल का दौर था तो गुप्तोत्तर काल के दौर में उत्तर भारत की राजनीति में एक तरीके की अस्थिरता थी, विकेंद्रीकरण की स्थिति थी और अपना राज्य विस्तार करने के लिए प्रत्येक शक्तियाँ एक दूसरे से संघर्षरत थी। जैसे थानेश्वर या हरियाणा में पुष्यभूति वंश था तो कन्नौज में मोखरी वंश थे। इसके अलावा मालवा और मगध के उत्तर गुप्त थे। इसके अलावा बंगाल में गौड़ नरेश शशांक था। इधर गुजरात में देखेंगे तो बल्लभी वंश था। इस तरीके से उत्तर भारत में छोटी छोटी शक्तियाँ अपने राज्य विस्तार को लेकर के एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। इसी संदर्भ में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पुष्यभूति वंश के शासकों ने कन्नौज के मोखरी वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। इससे इन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर लिया। अब चूँकि ऑलरेडी जो है मालवा का देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक, इन दोनों में अच्छी खासी मित्रता थी और गौड़ नरेश शशांक के कहने पर मालवा के देवगुप्त ने कन्नौज के मोखरी वंश पर आक्रमण किया और उन्होंने गृहवर्मा की हत्या कर दी। अब चूँकि नई गृहवर्मा की शादी हुई थी और गृहवर्मा का कोई पुत्र नहीं था और उन्होंने क्या किया कि राजश्री को बंदी बना लिया। और इधर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। लेकिन जब उसे पता चला कि ऑलरेडी जो है मालवा के देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी है तो उसने प्रतिशोध लेने के लिए मालवा के देवगुप्त की हत्या कर दी। और इधर कैद से मुक्त होकर के राजश्री विंध्याचल की तरफ आत्महत्या करने के लिए या अपने आप को सती होने के लिए निकल देती है। और इधर धोखे से गौड़ नरेश शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब थानेश्वर की गद्दी पर महज 17 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन बैठता है और हर्षवर्धन ने गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया। उसके सामने दो चुनौती थी, एक तो अपने विरोधियों को पराजित करना था और दूसरा अपनी बहन को बचाना भी था उसे। हालांकि उसने मयूर दिवाकर की सहायता से वह अपनी बहन राजश्री को खोज निकालता है और अंततः जो है वह बचाने में कामयाब भी हो जाता है। और भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक था हर्षवर्धन जिसने राजनीतिक सत्ता से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत दी। वरना आप देखेंगे भारतीय इतिहास सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए जो है एक दूसरे के खून बहाते हुए आप भारतीय शासकों को या तुर्क शासकों को देख सकते हैं, लेकिन उसके विरुद्ध ये आपको विपरीत उदाहरण देखने को मिलेगा। यानी कि सत्ता से बढ़कर इन्होंने मानवता और रिश्ते को अहमियत दी। इसके बाद हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। पुष्यभूति या वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी जो थी वह थानेश्वर थी। बाद में जो है राजश्री के कहने पर इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित किया और कन्नौज से इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया और उत्तर भारत का प्राचीन इतिहास का एक शक्तिशाली शासक के रूप में अस्तित्व में आए। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के सभी छोटी मोटी शक्तियों को पराजित करके अपना एक छत्र शासन स्थापित किया और इसका साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में संपूर्ण मालवा तक और पूरब में बंगाल से लेकर के पश्चिम में पूरा सिंधु नदी तक। हालांकि राजपूताना इसके साम्राज्य में नहीं था। राजपूताना को छोड़ दिया जाए तो
तो गुजरात तक इसका साम्राज्य विस्तार था हर्षवर्धन का। और इसी संदर्भ में चूँकि हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान थे और इन्होंने विद्वानों को अपने यहाँ संरक्षण दे रखा था। हर्षवर्धन के दरबार में कई विद्वान रहते थे, जैसे आप जानते हैं कि वेनसांग जो एक चीनी यात्री थे और 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय उन्होंने बौद्ध धर्म में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो आए थे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनको जो है उत्तर भारत का, इन्हें वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि जैसी कई उपाधियों के नाम से इन्हें नवाजा गया था। और इन्होंने 15 वर्षों तक भारत में रह कर के भ्रमण किया और ढेर सारा जो है बौद्ध ग्रंथों से उन्होंने जानकारी इकट्ठा की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मयूर दिवाकर हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने बाणभट्ट ने कादम्बरी और बुद्धचरित तो अशुघोष की रचना है। कादम्बरी और हर्षचरित जैसी रचनाओं का इन्होंने जो है रचनाओं का उल्लेख किया है। इसके अलावा स्वयं हर्षवर्धन एक विद्वान थे और साहित्यकार थे। यही वजह है कि हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। उत्तर भारत में छत्र शासन स्थापित करने के बाद हर्षवर्धन ने दक्षिण की तरफ रुख किया, लेकिन इसी समय जो है अगर आप देखेंगे हर्षवर्धन का समकालीन बादामी अथवा वातापी का चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय था। बादामी अथवा वातापी का चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय था। और पुलकेशियन द्वितीय का नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन से संघर्ष हुआ और हर्षवर्धन पुलकेशियन द्वितीय के हाथों पराजित हुआ और दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार करने का जो हर्षवर्धन का सपना था वो टूट गया। इसके अलावा पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य शासक, पुलकेशियन द्वितीय जो है पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम के हाथों पराजित हुआ कांची में। इस तरीके से उसका दक्षिण की तरफ साम्राज्य विस्तार करने का जो सपना था वो टूट गया। और हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बलपूर्वक महात्मा बुद्ध के दंत अवशेषों को उसने प्राप्त किया था। इसके अलावा देखेंगे तो चूँकि हर्षवर्धन के समय एक कन्नौज और दूसरा थानेश्वर, इन दोनों का जो है बड़ा ही महत्व था। हर्षवर्धन के समय कन्नौज का इतना ज़्यादा राजनीतिक महत्व बढ़ गया था कि आगे चल करके उत्तर भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए कन्नौज पे अधिकार को लेकर के 3 महत्वपूर्ण शक्तियों के मध्य 200 वर्षों तक संघर्ष हुआ, जिसे त्रिकोणात्मक अथवा त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। चूँकि गुप्तों के साथ साथ पाटलिपुत्र का भी पतन हो गया था, तो पाटलिपुत्र के पतन के बाद राजनीतिक स्थिरता को भरने के लिए कन्नौज का उदय हुआ और धीरे धीरे कन्नौज इतना शक्तिशाली के रूप में अपने आप को उत्तर भारत में स्थापित किया कि उत्तर भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कन्नौज का अस्तित्व आ गया। और इसी को लेकर के जो है संघर्ष चलता रहा। चूँकि हर्षवर्धन का कोई पुत्र नहीं था, हर्षवर्धन की एक पुत्री थी और उसने जो है अपनी पुत्री का विवाह गुजरात के बल्लभी वंश के शासक के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। और इसी के समय अगर आप देखोगे तो हर्षवर्धन का ही समकालीन बंगाल का शासक था, वो इसका मित्र भी था। इस तरीके से 629 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। उसने भारत भ्रमण किया, 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत सीयुकी नामक ग्रंथ में किया है। और इसके अलावा उसके समय कन्नौज और प्रयाग 2 महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र हुआ करते थे। और कन्नौज प्रयाग में जो 5 वर्ष बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि
कुंभ का मेला का जो आयोजन किया जाता है वह हर्षवर्धन के समय से ही प्रारंभ है। हर्षवर्धन के समय से ही प्रारंभ है। हर्षवर्धन हर 5 वर्ष प्रयाग में आते थे और अपना सब कुछ सर्वस्त्र अपना जो है दान करके चले जाते थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर्षवर्धन अपनी दानवीरता के लिए भी जाने जाते थे। हर्षवर्धन हालांकि प्रारंभ में वह शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। यानी कि हर्षवर्धन धार्मिक रूप से एक सहिष्णु शासक थे। उन्होंने जो है सूर्य उपासना वगैरह को भी उन्होंने प्रमोट किया था और बौद्ध धर्म के वो महायान शाखा के अनुयायी थे। और बौद्ध धर्म के महायान शाखा का जो प्रमुख है बौद्ध विहार था वह नालंदा बौद्ध विहार था, जिसमें लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे, जो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो 200 गांव के राजस्व से उसका भरण पोषण होता था और उसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता था, जिसे आगे चल करके 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने उसको ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही वर्धन वंश का पतन हो जाता है। फिर लगभग 50 वर्षों तक का जो इतिहास है वह अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।